हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट रेमेडी विच इज़ द किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन विच इज़ सल्फ़र। जी हाँ, हम सल्फ़र को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, जिसमें सबसे पहले तो हम इसकी मटेरिया मेडिका यानी कि सल्फ़र के मेंटल पिक्चर को और इसके सारे फिजिकल सिम्टम्स को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। कैसे इसके मेंटल्स जो हैं इसके फिजिकल सिम्टम्स को डेवलप करते हैं वो भी समझाऊँगी। साथ में जो रिपर्टोरियल पार्ट है, रूब्रिक्स हैं जो कि हमें मेटाफोरिकली समझने होते हैं, वो समझाने की कोशिश करूँगी। रूब्रिक्स आप सीधे ऐसे नहीं देखिए कि जो लाइन लिखी हुई है आपको स्ट्रेट अवे वो ही मतलब नहीं निकालना है। आपको जो रूब्रिक्स होते हैं उनके मेटाफोरिकल मीनिंग होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। साथ में कुछ केसेस समझाऊँगी सल्फ़र के, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सल्फ़र के बारे में, और क्योंकि सल्फ़र जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और सबसे ज़्यादा यूज्ड और मिसयूज्ड मेडिसिन है। ठीक है, तो आज आपके सारे डाउट्स पे क्लियर होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, यू माइट बी नोइंग कि हमारे मास्टर हैनेमैन को भी सल्फ़र ही माना जाता है ड्यू टू द अमाउंट ऑफ इनॉर्मस नॉलेज ही हैड। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, सल्फ़र जो है एक पॉलीक्रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है सल्फ़र का, तो उसके जो जीवन चक्र है उसमें अलग अलग फेजेस आते हैं, अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग फेजेस मेंटल्स के होते हैं, मेडिसिन के होते हैं। तो देखिए, सारे सिम्टम्स लेके एक साथ पेशेंट हमारे पास नहीं आता है। और सल्फ़र जो मेडिसिन है वो इतनी बड़ी पॉलीक्रेस्ट है कि इसमें सिम्टम्स की पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे इससे पहले हमने जो मेडिसिन पढ़ी थी ओपियम, उसमें भी मैंने आपको बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स बताए थे। और तो इन्हें आप कह सकते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ सिम्टम्स है सल्फ़र में बहुत ज़्यादा। कैसे, अभी मैं आपको बहुत सारे आगे भी सिम्टम्स बताऊंगी जिसमें पोलैरिटी मिलेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सल्फ़र को हम किंग क्यों कहते हैं मटेरिया मेडिका का। किंग कौन होता है? किंग वो होता है, एक राजा वो होता है जो सबको देना चाहता है। ठीक है, दे के खुश होता है वो। तो जो सल्फ़र का पेशेंट होता है वो एक गिवर होता है, गिवर पर्सनैलिटी है। ठीक है, वो अलग बात है कि सल्फ़र में जो आपको मिलेगा ना, हर चीज़ वो दे रहा होगा। जैसे रिस्पेक्ट देगा आपको आके बहुत ज़्यादा, या किसी की हेल्प करना चाहेगा। वो सब चीज़ें सल्फ़र में क्यों होती हैं? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन में चाहता होता है आपसे वापस। जैसे कि अपनी क्लिनिक पे आया, बहुत अपने को रिस्पेक्ट में बात की डॉक्टर से, क्योंकि वो वापस आपसे रिस्पेक्ट की आशा रखता है, रिस्पेक्ट चाहता है। ऐसे ही हो सकता है वो क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा है सल्फ़र में, तो अपनी नॉलेज बांटता है, तो इन रिटर्न हो सकता है आपसे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता हो, और इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो सल्फ़र बेसिकली हम पढ़ते हैं किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन। ठीक है, एक तरफ ये हमारी मटेरिया मेडिका में राजा है, और दूसरा इसका पोलैरिटी ऑफ सिम्टम देखें तो ही इज़ अ रैग्ड फिलोसफर। रैग सीम्स ब्यूटिफुल, रैग्स आर वंडरफुल। मतलब कि वो इतना फ्रिवलस हो जाता है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि वो मैले कुचैले गंदे कपड़ों में है, वो उसमें भी बहुत खुश रहता है। उसकी स्थिति अगर बहुत ख़राब भी हो गई है, उसकी फाइनेंशियल स्टेट या किसी भी लेवल की कोई भी स्टेट ख़राब हो गई है, तो भी ही इज़ वेरी हैप्पी। ठीक है, जैसे कि तेरे नाम मूवी का ये मैंने पोस्टर लगाया है, तो इसमें सलमान खान का जो बाद वाला स्टेज है तब भी वो कितना खुश दिख रहा है इस फोटो में। और पहले जो उसकी स्टेज थी वो किंग वाली स्टेज थी, और बाद वाला जो था हाफ, बाद वाले हाफ में जो था वो रैग्ड फिलोसफर हो जाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई पेशेंट आया, मान लीजिए सलमान खान फ्रॉम द मूवी तेरे नाम, अगर वो पहली स्टेज में किंग वाली स्टेज में आता तब भी आपको थीम पकड़नी है, तब भी मेडिसिन सल्फ़र ही जाती। और सेकंड स्टेज में आपके पास आया है रैग्ड फिलोसफर बन के, तब भी मेडिसिन सल्फ़र ही जाती। अब अपन एक एक लाइन पकड़ते रहें कि सल्फ़र इज़ ए रैग्ड फिलोसफर, तो हम किंग वाले को नहीं समझ पाएंगे, और अगर हम सल्फ़र को किंग मानेंगे तो रैग्ड फिलोसफर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ सिम्टम बहुत ज़्यादा है जो कि कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन आपको समझना, मैं बार बार कहती हूँ, आपको मेडिसिन की थीम को पकड़ना है। ठीक है, ये लाइंस जो होती है ना, पोलराइजेशन की वजह से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, एकदम अपोजिट सी लगने लगती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, आगे समझेंगे, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स मैं क्लियर करूँगी, आपको फाइनली जो है ना मेडिसिन की थीम को ग्रैस्प करना होता है।
तो आप समझ सकते हैं कि सल्फर कैसे किंग, एक स्टेज होती है उसकी जब वो किंग की तरह अपनी लाइफ जीता है, बहुत दिखावा करता है, बहुत ईगोइस्टिक होता है, ठीक है। और दूसरी जब वो सबको दान दे रहा होता है, और दूसरी तरफ उसकी दूसरी स्टेज ऐसी भी हो सकती है जब वो एक रैग्ड फिलोसफर है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन मेन बात ये कुछ नहीं होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है उसमें भी। Friends, as it is an anti-historic medicine, it is going to have lot of delusions, lot of anxieties, fear, and moreover they are going to be polarized also. तो स्टार्ट करते हैं पहले डिल्यूजन से। एक तो इनको डिल्यूजन ऑफ वेल्थ, डिल्यूजन ऑफ अबंडेंस रहता है। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि हमें जो रूब्रिक्स लिखे हुए हैं उन्हें लाइन वाइज लाइन नहीं देखना होता, उनके मेटाफोरिकल मीनिंग्स होते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने होते हैं। तो जब ये बोल रहे हैं डिल्यूजन ऑफ वेल्थ या डिल्यूजन ऑफ अबंडेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो पैसे की बात कर रहे हैं। देखिए वेल्थ जो हमारी होती है वो कई तरीके से हो सकती है। वेल्थ मतलब कि हमारा पैसा भी हो सकता है, हमारी कंपनीज, हमारा घर, या हमारी हेल्थ, हमारा स्टेमिना, हमारी नॉलेज, किड्स, ये सब वेल्थ के ही पार्ट हैं। और देखिए जो डिल्यूजन होता है वो होता है कि जो भ्रम दिमाग में होते हैं। देखिए जब इसको डिल्यूजन ऑफ वेल्थ बोला जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इतनी वेल्थ है, लेकिन उसको ये भ्रम है कि उसके पास प्रचुर मात्रा में वेल्थ है, उसके पास अबंडेंस है। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी भी चीज़ का उसको, ये जब वेल्थ आती है तो ईगो आता ही है साथ में। जितनी भी वेल्थ वाली रेमेडीज़ हैं वो ईगोइस्टिक होती हैं। तो इसको ईगो रहता है कि मेरे पास तो प्रचुर मात्रा में ये चीज़ है। अब वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। वेल्थ में मैंने आपको बता दी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अपनी हेल्थ पे हो सकता है कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा है। या जैसे सल्फर का नॉलेज का ईगो होता है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो इस डिल्यूजन ऑफ वेल्थ या डिल्यूजन ऑफ अबंडेंस की वजह से ही ये लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आर्थराइटिस के एजेड पेशेंट आए, वो आके बैठ रहे हैं और जब उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लेंगे आपसे हेल्प, एंड वेरी पोलाइटली ही विल से थैंक यू, क्योंकि ये रेवरेंस वाली मेडिसिन है, रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी बात ये है इंडिपेंडेंट रहते हैं। तीसरी बात इनमें डिल्यूजन ऑफ वेल्थ की मेरी हेल्थ तो काफ़ी ठीक है। जब ये हेल्थ को वेल्थ में डालेंगे तब उस डिल्यूजन ऑफ वेल्थ जो है वो डिल्यूजन ऑफ हेल्थ बन जाएगा और ये काफ़ी इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे उस समय। और इसको समझाऊं तो आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आई जिसके सर में दर्द है, आपने पूछ लिया कि आपको कोई स्ट्रेस है क्या, देन शी विल स्टार्ट बोस्टिंग लाइक कि अरे मैडम टेंशन किस बात की, स्ट्रेस किस बात का, मेरे पास तो बहुत मकान है बड़ा, बड़े सारे नौकर चाकर हैं, इतने बेटे बहू हैं, सब काम करने वाले हैं, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है। बात क्या हो रही थी? हेडेक की बात थी। हमने पूछा था स्ट्रेस है क्या, लेकिन वो अपने वेल्थ के, अपने पोजेशंस का घमंड अपने को दिखाना शुरू कर देते हैं। ये बोस्टिंग इनमें होती है अपने पोजेशंस को लेके, बिकॉज दे आर ईगोइस्टिक। ऐसे जो इनके छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने टॉयज़ को बड़ा शो ऑफ करेंगे, उसका दिखावा करेंगे, ठीक है। ऐसे इनमें क्या, एक तारीफ पाने की भी इनकी इच्छा रहती है। आपको बताऊं, ये वो लोग हैं जिनको अच्छा लगता है, इनको फ्लैटरी डिज़ायर है कि इनकी तारीफ करो। तो जैसे क्लास में छोटे बच्चे वो जो आगे बढ़ बढ़ के आंसर देंगे या कोई ड्राइंग बनाएंगे तो मैम को दिखाएंगे मैंने कैसा किया, बार बार पूछेंगे, क्योंकि उनको चाहिए कि उनकी तारीफ की जाए। ये बोस्ट करते हैं अपनी चीज़ों को, दिखावा करते हैं अपनी चीज़ों का, क्योंकि इनको फ्लैटरी डिज़ायर है और मन में इनको ये रहता है कि हाँ मेरे पास तो बहुत अच्छा है, मेरे पास तो बहुत सामान है, ठीक है। दे हैव अ कलेक्टिंग हैबिट टू। वो लोग जो बहुत सारी अनशन चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, छोटे बच्चे टॉफ़ी के रैपर इकट्ठे करते हैं, बड़े लोग भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग नहीं होते, कुछ भी उठा के बस इकट्ठा करना है, कचरा भी इकट्ठा करना है, कबाड़ा भी इकट्ठा करना है, किसी ने मतलब बिल्कुल कोई चीज़ यूज़ आ रही है या नहीं आ रही है वो भी इकट्ठे करते हैं। तो सल्फर को आदत होती है कलेक्ट करने की, एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ ये अपने पोजेशंस। चाहे कचरा भी इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है ना, तो भी इनको बड़ा प्राउड होता है उसका, और उन्हीं चीज़ों का इनको डिल्यूजन होता है कि मेरे पास तो प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं। नाउ अब इसका पोलराइज्ड सिम्टम है डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग, कि वो पतला होता जा रहा है, ये लाइन है। अब इसका मेटाफोरिकल मीनिंग समझते हैं। देखिए
पहले ये रहते हैं अबंडेंस की स्टेट में कि मेरे पास तो कोई भी चीज़ प्रचुर मात्रा में है, मेरे पास तो प्रचुर संसाधन है। लेकिन जब इनको लगने लगे इनका जब बैड टाइम्स है कि वो चीज़ें ख़त्म होती रहे, तब ये रूब्रिक काम में आता है कि थिन ही इज़ गेटिंग, संसाधन ख़त्म नहीं हुए हैं, संसाधन ख़त्म होते जा रहे हैं। इसीलिए हेयर फॉल में सल्फर बहुत इंडिकेटेड होती है। जब पेशेंट आके आपसे इस तरह से बात करे कि मेरे मैडम पहले बहुत घने बाल थे, बहुत लंबे बाल थे, अब देखो ये तो पतले ही होते जा रहे हैं, मैं कहीं गंजी ना हो जाऊं, तो मतलब पतले होते जा रहे हैं, संसाधन कम होते जा रहे हैं। पहले वाले अपने अच्छे टाइम्स को ये लोग याद करते हैं। जब ये रैग्ड फिलोसफर रहते हैं ना, तब भी ये अपने पुराने अच्छे टाइम्स को बहुत याद कर रहे होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, आपके पास पेशेंट आया कि सर मेरी हेल्थ पहले बहुत अच्छी थी, या मेरा स्टेमिना पहले बहुत अच्छा था, मैं इतना काम कर लेता था, मैं इतना पैदल चल लेता था, अब तो मैं दिन पर दिन पतला होता जा रहा हूँ, कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मेरा स्टेमिना गिरता ही जा रहा है सर, ऐसे तो मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाऊँगा। इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं, थिन ही इज़ गेटिंग, मतलब उसके संसाधन जो कि पहले प्रचुर मात्रा में थे अब कम होते जा रहे हैं, इस तरह की अगर कोई बातें करता है तो हम सल्फर सोच सकते हैं। देखिए थिन हुआ नहीं है, संसाधन खत्म हुए नहीं है, संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। अगर थिन हो जाए मतलब संसाधन खत्म हो जाए तब दूसरी मेडिसिन आ सकती है, जैसे कि थूजा। इसका एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगी। मेरे एक पेशेंट हैं जो कि पॉलिटिशियन हैं और वो पहले पावर में थे, फिर वो नेक्स्ट चुनाव हार गए। उसके बाद वो क्लिनिक पे आए और वो बड़े डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत टाइम वो डिप्रेशन में रहे, और वो आके इस तरह से बात करते हैं कि मैं इतनी पावर में था, मेरे आगे पीछे इतने लोग घूमते थे, मेरे कहने पे ऐसे काम हो जाते थे, मैंने ये बनवाया, ये काम करवाया, ये सब करवाया, ये सारी बातें वो करते रहते हैं। बहुत लंबी उनकी इस तरह से बातचीत चलती है और फिर वो अपने डिप्रेस स्टेट के बारे में बताते हैं। अब मेरे को कोई पूछता नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं करने आता, कोई मेरा कहना नहीं मानता। तो इस तरह का डिल्यूजन थिन ही इज़ गेटिंग। तो पहले तो उनके पास जो पावर थी उसकी अबंडेंस थी, ठीक है, और अब जो वो पावर है वो उनकी ख़त्म होती जा रही है, या मतलब ख़त्म होती जा रही है। लेकिन वो उनको क्या सल्फर क्या होपफुल भी रहता है, सल्फर को होप रहती है कि ये जो संसाधन है उसके पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं, ये बस ख़त्म होते जा रहे हैं। वो होपफुल रहता है कि उसके संसाधन वापस मिल सकते हैं उसको। जैसे कि पॉलिटिशियन को लगता है कि वो पावर में सेकंड चुनाव में वापस आ जाएंगे, जिनके बाल झड़ रहे हैं वो होपफुल रहते हैं कि मेरे बाल डॉक्टर से दवाई लेके वापस आ जाएंगे। ये इतने अच्छे पेशेंट होते हैं ना कि ये आपके मॉरल्स बढ़ा रहे होते हैं। अगर ये हेयर फॉल के लिए आपके पास आए हैं, आप इनको मतलब सेकेंड या थर्ड टाइम पूछोगे कि कैसे रहा, बाल झड़ना रुके या नहीं रुके, तो ये कहेंगे सर अभी नहीं रुके पर रुक जाएंगे, आप दवाई देते रहो। या कोई क्रॉनिक डिजीज़ के लिए आपके पास हैं तो ये आपके मॉरल्स बढ़ाते रहेंगे, सर अभी तो फ़ायदा नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो पुरानी बीमारी है ना, धीरे धीरे टाइम लगेगा, आप तो दवाई देते रहो। तो इनका ना बहुत अच्छा तरीका होता है आपके से दवाई लेने का। ये कभी आपके मॉरल वो नहीं कर रहे होते हैं कि आपकी दवाई से फ़ायदा नहीं है, इस तरह की लाइन्स ये कभी नहीं बोल रहे होते हैं। तो ये डिल्यूजन थिन ही इज़ गेटिंग मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और होपफुल भी आपको याद रखना है इसमें। अब इस सीक्वेंस को एक बार और समझ लेते हैं। देखिए इनको कलेक्शन हैबिट्स है, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे होते हैं, कलेक्ट्स मैनी थिंग्स जो रूब्रिक है। देखिए बहुत सारी चीज़ कोई कलेक्ट करेगा तो उसको अपने आप ही डिल्यूजन वेल्थ या अबेंडेंस है, कुछ भी कलेक्ट किया उसका तो मन भाया ना, उसने तो वही कलेक्ट किया जो उसका मन भा रहा था। जब बहुत सारा हो गया तो उसे लगा बहुत सारा है मेरे पास। जब बहुत सारी कोई चीज़ हो जाती है तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंस में रहते हैं, होपफुल होते हैं कि हाँ हमारा भविष्य सुरक्षित है। ये आ जाती है भावना, तब हम ईगो में आ जाते हैं। ईगोइस्टिक बंदा जो होता है उसको फ्लैटरी की डिज़ायर होती है, उसको लगता है कि मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं होपफुल हूँ, उसको ईगो है। जब ईगो आ गया तो उसको ये भी लगता है कि मेरी बड़ाई करो, डिज़ायर फ्लैटरी, कोई यही तारीफ़ कर दे कि मेरे पास कितने सारे टॉफ़ियों के रैपर इकट्ठे कर रखे हैं मैंने, ठीक है, मैंने कितना कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है, चाहे इसी चीज़ की तारीफ़ करो, लेकिन उसको इच्छा है कि उसकी तारीफ़ करें। ये एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये सारे सिम्टम्स का कैसे सीक्वेंस होगा, इसके बहाने से आपको याद भी रह जाएंगे जो पिछली स्लाइड हमने देखी है। होपफुली आपको समझ आ रहा है। नाउ वन मोर पोलराइज सिम्टम। एक तरफ इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ हैं, इतनी एंग्जाइटी है कि देयर लॉट ऑफ रूब्रिक्स फॉर एंग्जाइटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अति चिंता में रहने वाले लोग। और दूसरी तरफ इनका पोलराइज सिम्टम है फ्रिवलस,
कि बहुत बार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई बात है, बहुत ऐसी बात है जिस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन उस पर भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं क्या क्या एंग्जाइटीज़ है इनकी। As you know very well, Sulfur is very much obsessed about their possession। बहुत ऑब्सेशन है उनको अपने possessions का। तो सबसे पहली एंग्जाइटी आती है एंग्जाइटी अबाउट देयर हाउस। और हाउस का मतलब सिर्फ हाउस नहीं हो गया, इसके अंदर उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। एंग्जाइटी अबाउट देयर चिल्ड्रन भी एक रूब्रिक है। तो क्या है मतलब जो सबसे ये बहुत केयरिंग लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स का बहुत ध्यान रखने वाले, बच्चों का बहुत ध्यान रखने वाले लोग, क्योंकि उनको लेके ना ये हमेशा चिंतित रहते हैं कि इनको कुछ हो ना जाए, ये बीमार ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि उनको क्या है बहुत फोर्सेकन फीलिंग बाद में इस परिस्थिति में डेवलप हो सकती है, अबेंडेंट फीलिंग डेवलप हो सकती है, जिससे कि उनको लेटर ऑन उदासीनता की स्थिति आ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा केयरिंग लोग होते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी ऑब्सेस्ड एंड एंग्शियस अबाउट देयर फैमिली मेम्बर्स। ये लोगों के लिए बहुत कर रहे होते हैं, बहुत अपने एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन अगर इनको लेटर ऑन धोखा मिलता है उनसे तो फिर ये बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, बैड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इंसल्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं नेट्रम्यूर की तरह कि भाई धोखा मिल गया प्यार में तो बिल्कुल ही जड़ हो जाए। ये रिएक्ट करते हैं, बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं। तो पहली एंग्जाइटी होपफुली आपको समझ आई, एंग्जाइटी अबाउट देयर हाउस, एंग्जाइटी अबाउट फैमिली मेम्बर, एंग्जाइटी अबाउट चिल्ड्रन। नाउ सेकेंड एंग्जाइटी, एज यू ऑल नो, मैंने पहले बोला हेल्थ इज ऑल्सो अ पोजेशन, हेल्थ इज ऑल्सो वेल्थ। ठीक है, तो अपने पोजेशंस को लेकर चिंतित रहने वाला सल्फर एंग्शियस रहता है अपनी हेल्थ को लेकर, इन्फेक्शियस डिजीजेस को लेके, एपिडेमिक्स को लेके। इसीलिए जब अपन कहते हैं ना पोलैरिटी में ये बहुत ज़्यादा सफाई वाले भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं डर्टी ही हो, बहुत साफ सफाई वाले। वो सल्फर वो वाले होंगे कि जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं अपनी हेल्थ को लेके, इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कोरोना से बहुत ज़्यादा डरने वाले लोग, किसी भी एपिडेमिक से डरने वाले लोग, जो बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ ऑल्सो अ पोजेशन एंड दे आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट देयर हेल्थ एंड वेल्थ एंड पोजेशंस की वो बहुत ध्यान रखेंगे साफ सफाई का, कीटाणुओं से डरेंगे। ठीक है, इस तरह के जो लोग होंगे वो भी सल्फर में जाएंगे एंड दे आर एंग्शियस अबाउट देयर हेल्थ। नाउ नेक्स्ट एंग्जाइटी इज एंग्जाइटी अबाउट अपीयरेंस। देखिए सल्फर जो है, माना कि ज़्यादातर हम डर्टीनेस में ही याद रखते हैं, लेकिन सल्फर पेशेंट्स बहुत नीट एंड क्लीन भी होते हैं। ये मैं आपको फर्दर आगे एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए आप सिर्फ ये याद रख लीजिए कि सल्फर की पोलैरिटी है डर्टीनेस की भी और क्लीनलीनेस की भी। तो अब इसको एंग्जाइटी रहेगी अपीयरेंस को लेके। ठीक है, क्योंकि वो भी एक अपना पोजेशन हो गया। ठीक है, अपने जो लुक्स हैं, अपने जो अपीयरेंस है वो एक पोजेशन है, उसको लेके बहुत एंग्शियस रहते हैं। तो अपनी अपीयरेंस को लेकर भी ये बहुत टेंशन में रहेंगे, चिंतित रहेंगे कि कहीं इनका अपीयरेंस खराब तो नहीं हो रहा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल वेल्थ, मनी। दे आर वेरी एंग्शियस अबाउट बिजनेस एंड मनी। इनके पास ना बिजनेस के बहुत सारे आइडिया हैं, इनके पास ना आइडियाज़ बहुत अबंडेंस में होते हैं। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इनके पास पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। पैसे की इनको अक्सर बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, क्योंकि इनको एक फियर ऑफ स्टारवेशन या फियर ऑफ पॉवर्टी रहता है कि मैं गरीबी में ना चला जाऊं। इसलिए पैसा कमाने की हमेशा एक इच्छा शक्ति इनमें देखी गई है, और इसीलिए इनमें एंग्जाइटी अबाउट बिजनेस है। दे हैव द गुड एबिलिटी टू डेवलप बिजनेस, और बड़े जुनूनी टाइप के ये आदमी होते हैं। देखिए दिन में सुबह उठते ही ना इतना इनमें नहीं होता है कि बहुत एफर्ट्स कर ले, सुबह के वक्त ये काफ़ी इंडोलेंट रहते हैं, लेकिन जो इनके आइडियाज़ इम्प्लीमेंटेशन है ना वो इवनिंग में ज़्यादा होगा। टॉक्स अबाउट बिजनेस भी एक रुब्रिक है इनका। नाउ वन मोर एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर। देखिए फ्यूचर की चिंता तो किसे नहीं होती, ये बात तो सही है, लेकिन सल्फर का पेशेंट जो है फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित रहता है, क्योंकि उसे फियर ऑफ पॉवर्टी है, फियर ऑफ स्टारवेशन है कि फ्यूचर में वो ऐसी परिस्थिति में ना चला जाए, और इस वजह से वो बिजनेस में ध्यान देता है। सो वी द ब्रिलियंट होम्योपैथ्स नो कि जो बीमारी होती है वो दिमाग से ही चालू होती है। पहले बीमारी मेंटल प्लेन पे आती है, फिर फिजिकल प्लेन पे आती है। और हम पैथोलॉजी में या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि जैसे कि पेट की ज़्यादातर बीमारियाँ, पेप्टिक अल्सर हो गया, पेट के बहुत सारे कैंसर हो गए, या इसके अलावा भी जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या बहुत सारी बीमारियों को सीधे सीधे स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से एसोसिएट किया गया है। और बहुत सारी रिसर्चेस में, बहुत सारे पब्लिश पेपर्स, जर्नल्स में भी ये पाया गया है
कि बीमारी का जो रियल कॉज है वो मेंटल प्लेन से ही शुरू होता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि सल्फर में इतनी सारी एंग्जाइटीज़ हैं, इतना सारा वो चिंता कर रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ से शुरू हुई बीमारी कहीं ना कहीं उसके फिजिकल प्लेन पे आएगी ही आएगी। इतनी एंग्जाइटी करने के बाद उन्हें बहुत सारे डाइजेस्टिव सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती, यानी कि कैन नॉट टॉलरेट हंगर। अगर भूख ज़्यादा लगेगी तो उनकी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है और खाना खाने के बाद उनको एंग्जाइटी में आराम मिल जाता है। उनकी एंग्जाइटी सोर और एसिड फूड से ज़्यादा होती है और कुछ ठंडा पी लें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने से आराम मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एंग्जाइटी फिजिकल सिम्टम, डाइजेस्टिव सिम्टम्स को इनिशियली स्टार्ट कर रही है। पहले ये सिम्टम्स फंक्शनल या सेंसेशनल लेवल पे रहते हैं, जिसमें सिर्फ ये महसूस कर पाते हैं कि इनको ये समस्या हो रही है। लेकिन अगर परिस्थितियाँ, इनकी चिंताएं ऐसी ही बनी रहें तो धीरे धीरे करके ये फंक्शनल और सेंसेशनल चेंजेस लेटर ऑन पैथोलॉजी डेवलप कर देते हैं, जैसे कि पेप्टिक एसिड डिजीज़ या फिर कैंसर स्टमक हो सकता है। अभी आपने और इनका रूब्रिक सुना हुआ है कि दे हैव अ फीलिंग ऑफ सेंसिटिव पिट एट द स्टमक। जो इनका एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है वहाँ पे इनको बड़ा सेंसिटिव फील होता रहता है, वीकनेस सी फील होती है, वहाँ पे एक सिंकिंग फीलिंग होती है इनको, वहाँ पे इनको ऑल गॉन फीलिंग का भी सेंसेशन आता है, या कई बार सिर्फ ये बोलेंगे एपिगैस्ट्रिक रीजन में ऐसा लग रहा है कि कुछ बिल्कुल ना गांठ सी बन गई है, कुछ स्वेलिंग सी आ गई है। हमारी भाषा में उसे स्वेलिंग या डिस्टेंशन कह सकते हैं हम, ड्यू टू इनकार्सरेटेड फ्लैटस की वजह से। ये सेंसेशनल और फंक्शनल चेंजेस चल रहे हैं अभी, जो कि डेवलप हुए हैं मेंटल सिम्टम्स की वजह से, एंग्जाइटीज़ और फियर की वजह से। अक्सर डायरिया में देखा गया है इनको स्टूल से पहले बहुत एंग्जाइटी होती है, ठीक है। सिर्फ डाइजेस्टिव सिम्टम्स ही नहीं डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। इन आप रूब्रिक देखेंगे एंग्जाइटी विद सप्रेस्ड मेंसेस, ठीक है, तो ये भी एक एंग्जाइटी का कैसे फिजिकल लेवल पे आ रहा है। या फिर आप दूसरा भी देख सकते हैं, वेन एवर दे गेट इमोशनली एक्साइटेड कॉजेज सप्रेशन ऑफ मेंसेस और मे कॉज प्रोफ्यूज मेंसेस। मतलब कि इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से या एंग्जाइटी की वजह से मेंसेस सप्रेस भी हो सकती हैं, या उसकी वजह से प्रोफ्यूज फ्लो भी हो सकता है। इनको एंग्जाइटी की वजह से बियरिंग डाउन पेन्स भी होते हैं यूट्रस में। इनको मेंसेस से पहले एंग्जाइटी रहती है, विच इज़ बेटर आफ्टर द फ्लो। इनके जितने भी डिस्चार्जेस हैं वो तो आपको पता ही है कि बड़े इन्फ्लामेटरी और एक्सकोरेटिंग डिस्चार्जेस इनके होते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, जहाँ पे भी एंग्जाइटी की वजह से इनको बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। देखिए इनको क्या होता है कि एंग्जाइटी होती है जिसकी वजह से बड़ी गर्मी सी लगेगी और क्लोज रूम में या वार्मथ ऑफ बेड से इनको एग्रावेशन होगा। लेकिन सीवीएस के सिम्टम्स जैसे कि बेचैनी, पैल्पिटेशन, सांस की तकलीफ, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, या फिर हार्ट में अगर प्रेसिव कॉन्स्ट्रिक्टिव पेन हो, या दोपहर के वक्त अगर दोपहर में जब गर्मी बढ़ रही है उस टाइम इनकी एंग्जाइटी बढ़े और हार्ट में ऑप्रेस्ड फीलिंग हो, तो ये सभी सल्फर के इंडिकेशन बनते हैं। अगर बाकी पिक्चर मैच हो रही है तो अब देख रहे हैं कि कैसे सल्फर की इतनी सारी एंग्जाइटीज़ और फियर, बेचैनी डेवलप कर रही है इतने सारे फिजिकल सिम्टम्स को, ठीक है। तो ये एंग्जाइटी की वजह से जैसे इनको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्टर्ब्ड स्लीप की प्रॉब्लम हो जाती है, इनको बहुत सा देखिए वैसे ये पोलैरिटी मैं फर्दर और एक्सप्लेन करूँगी। इनके ड्रीम्स में भी पोलैरिटी है कि कई बार तो ये बड़े हैप्पी ड्रीम्स के साथ उठते हैं और कई बार इनको बड़े डरावने सपने आते हैं, जैसे कि ऊंचाई से गिर रहे हैं और बड़े मिसफॉर्चून के सपने। इसको मैं डिटेल में अभी फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। तो इन डरावनी सपनों की वजह से कई बार ये बड़ी एंग्जाइटी में उठते हैं और उनको पैल्पिटेशन होने लगता है, और ये कंटिन्यूड स्टेट कि भाई जब जग रहा है पेशेंट तब भी वो बड़ा चिंतित है और सोते समय भी वो डरावने सपनों की वजह से चिंतित है। तो डेफिनेटली धीरे धीरे ये मेंटल सिम्टम्स उसके फिजिकल सिम्टम्स या पैथोलॉजी डेवलप करेंगे। और अगर आपकी बाकी पिक्चर मैच करती है तो आप सल्फ़र दे सकते हैं। सल्फ़र बहुत बड़ी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है और हम एक एक फिजिकल सिम्टम को, एक एक सिस्टम को उठा के देखेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे कि कैसे जो मेंटल प्लेन के पिक्चर है, मेंटल सिम्टम्स है, वो फिजिकल सिम्टम्स या पैथोलॉजी डेवलप कर रही है। लेकिन दैट विल मेक द वीडियो वेरी लेंथी,
तो इसलिए हम बेसिक थीम को पकड़ के चलेंगे, बेसिक थीम को समझेंगे, क्योंकि फाइनली जो मेडिसिन सिलेक्शन हमें करना है वो थीम पे ही करना है। मैं कह रही हूँ इतने सिम्टम्स हैं कि आप बिल्कुल उलझ के रह जाएंगे अगर हम ज़्यादा सिम्टम्स को मैच करने लगेंगे। एक एक सिम्टम को नहीं पकड़ सके, आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम को देखना है, आपको बिगर ड्रग पिक्चर को देखना है, आपको पूरे पेशेंट की पर्सनैलिटी को देखना है, उसको सल्फर से सिम्टम्स के साथ मैच करना है, तभी आप समझ सकते हैं। वरना इतनी बड़ी रेमेडी है ये कि इसको कितना भी पढ़ लो, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगी। तो हम फाइनली वापस से मेंटल पिक्चर की ओर चलते हैं। हमने काफ़ी एंजाइटी और फियर एक्सप्लेन कर दिया, अभी और इसके फर्दर मेंटल सिम्टम्स को देखते हैं। हम जब भी किसी पर्सन से मिलते हैं तो हम उसकी वाइब्रेशंस को कैच करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, जिसके तहत हम हमारे दिमाग में उसकी एक पिक्चर बनाते हैं। इसको होम्योपैथिकली समझाऊं तो जैसे कि हमारे पास मेटेलिक मेडिसिन्स हैं, अगर उसका पेशेंट आता है तो मेटेलिक मेडिसिन्स में एक अलग ही मेटेलिक ईगो होगा। प्लांट किंगडम की जो मेडिसिन्स हैं वो बड़ी यील्डिंग सॉर्ट ऑफ होंगी, बड़ी माइल्ड सॉर्ट ऑफ मेडिसिन्स होंगी, जो कि हम ये बात पढ़ते हैं ग्रुप मटेरिया मेडिका में, ठीक है। तो उसी तरह से जब भी हम सल्फ़र से मिलेंगे, सल्फ़र एक बहुत ही फायर के साथ आपको मिलेगा। वो इस तरह से नहीं होगा इंडोलेंट, वो एक फायरी पर्सन होगा जो कि खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा और आपको भी इंस्पायर करेगा। उससे मिलके आप भी एक अपने अंदर फायर महसूस करेंगे, जुनून महसूस करेंगे। सल्फ़र देखिए दिखने में ही येलो है, फायर की कलर की तरह। सल्फ़र का जो स्मेल है वो भी बड़ा तेज तीखा स्मेल है। सल्फ़र जैसे ही स्किन के कांटेक्ट में आता है तो एक बर्निंग प्रोड्यूस करता है, इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। और सल्फ़र देखिए कहाँ पाया जाता है नेचर में, वॉल्केनो इरप्शंस में, जहाँ वॉल्केनो फट गए हों या ये गर्म झरने जो होते हैं मिनरल स्प्रिंग, वहाँ से सल्फ़र मिलता है। उन झरनों में आपने कई बार सुना भी होगा, अगर वहाँ पे नहा लिया जाए तो स्किन डिजीज़ ठीक हो जाती है बिकॉज ऑफ द सल्फ़र कंटेंट इन द वाटर। तो मैं बता रही हूँ सल्फ़र जो है एक फायरी जुनूनी आदमी की तरह बिहेव करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है खुद में और आपको भी करता है। सल्फ़र बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अगर बात करी जाए स्पिरिचुअली तो हम सभी मानते हैं कि स्पिरिट जो है एक जलती हुई लौ की तरह होती है, जिसे कि हम होम्योपैथी में वाइटल फोर्स कहते हैं। अगर वाइटल फोर्स या स्पिरिट को हटा दिया जाए तो फिर बॉडी एक डेड बॉडी ही रह जाती है। तो जीने के लिए जिस फायर की ज़रूरत है वो बेसिकली सल्फ़र प्रोड्यूस कर रहा है। सल्फ़र जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड लोग होते हैं, वो जीवन के हर पैशन को बहुत ही पैशनेटली फॉलो करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ये लोग। इनमें एक बहुत ही जीलस एंथुजियाज्म होता है। ये अगर रोमांटिक अफेयर्स में है तो भी इनमें एक अलग ही उन्माद की स्थिति में रहते हैं, और या बिजनेस अगर ये कर रहे हैं तो भी बहुत ही जुनून के साथ करते हैं। तो उसी तरह से इनमें गुस्सा भी बहुत फायरी इनका गुस्सा देखने को मिलता है। कुछ हद तक आप कह सकते हैं सन की या विलक्षण व्यक्ति, जिसके लिए रूब्रिक यूज़ किया जाता है इसेंट्रिक, उस तरह के व्यक्ति होते हैं। और इंटेलिजेंस लेवल की बात करूं तो सल्फ़र को बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस नॉलेज का धनी माना जाता है। बहुत ह्यूज नॉलेज इसके पास होती है, जिसका इसको काफ़ी घमंड भी रहता है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट और बड़े से बड़े फिलोसोफर जिनके पास बहुत आइडियाज़ होते थे, जिन्होंने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया, जिन्होंने जो आज हम दुनिया देख रहे हैं, दुनिया को अलग ही लेवल पे पहुंचाया, वो सब सल्फ़र माने जाते हैं, फ्रॉम सोक्रेट्स टू आइंस्टाइन। इनमें ना इतना ज़्यादा एंथुजियाज़म है कि उस एंथुजियाज़म को हम इन्फेक्शियस एंथुजियाज़म कह सकते हैं। मतलब कि आप उनके पास में होंगे ना तो आप भी उनसे वो एंथुजियाज़म ले लोगे, ठीक है। मतलब इनके पास ना बहुत अलग अलग टाइप के आइडिया आ रहे होते हैं, बिकॉज है ना उनके दिमाग में देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज, अबंडेंस ऑफ आइडियाज विथ क्लियरनेस ऑफ आइडियाज ऑल्सो, ठीक है। वो बहुत क्लियर होते हैं अपने दिमाग के आइडियाज़ को लेके, वो चाहे बिजनेस में हो, चाहे जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल कितने सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, उसके अलावा चाहे कोई साइंटिस्ट है, चाहे कोई फिलोसोफर है, दुनिया उनकी बातों पर चाहे विश्वास नहीं करेगी। मतलब एकदम बिल्कुल ना ज़ीरो से, कोई भी स्क्रैच से वो एक ऐसा आइडिया निकाल के लाते हैं कि बाकी किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। लेकिन उनकी आंखें आप देखो, दे आर सो डिलाइटेड ऑफ दैट एंथुजियाज्म। मतलब उनको पूरी पिक्चर दिख रही होती है उस आइडिया में, चाहे औरों को उन पर विश्वास हो चाहे नहीं हो। लेकिन हाँ, उनसे बात करके आप
वो एंथुजियाज्म को अब्जॉर्ब जरूर कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा बहुत एंथुजियास्टिक है और काफ़ी आइडिया बता रहा है, और ये आपको काफ़ी बार अपनी बातों में समझा भी लेंगे, मना भी लेंगे कि हाँ ये सही कह रहा है। क्योंकि देखिए उससे पहले क्या है, ये जनरली हो सकता है कि इनको बाकी और किसी चीज़ की नॉलेज नहीं हो, लेकिन जिस चीज़ में इनका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ को लेके ये आइडिया लेके आ रहे हैं, उसको लेके काफ़ी रिसर्च करते हैं, काफ़ी स्टडी करते हैं, काफ़ी नॉलेज गेन करते हैं। तो इनको अपने सब्जेक्ट की ना बहुत डिटेल नॉलेज होती है, अच्छे से आइडियाज़ लेके आते हैं। फ्यूचर को लेके ये क्या होता है, इनको बिल्कुल शॉर्ट इनका प्लान लगता है, जिसमें ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, फ्यूचर के लिए होपफुल और एंथुजियास्टिक होते हैं। इनको बिल्कुल लगता है कि इनका आइडिया सुपर हिट होने वाला है। बहुत डिटेल्ड नॉलेज और इंटेलिजेंट की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सोक्रेट्स से लेकर आइंस्टीन तक को सल्फर माना जाता है, और हमारे मास्टर हैनीमैन को भी सल्फर माना जाता है, क्योंकि उनको बहुत नॉलेज थी। आप देखिए उनको एलोपैथी की नॉलेज थी, उसके बाद उन्होंने हिप्पोक्रेट्स, पार्सिलियस को स्टडी किया है, उनको डजन ऑफ लैंग्वेजेस की नॉलेज थी। इसके अलावा वो फार्मा की उनको नॉलेज थी, मतलब वेरी फील्ड की उनको नॉलेज थी। उसके बाद आप देखिए कि जो उन्होंने ऑर्गेनल लिखी है, ठीक है, वो कितना फिलोसफिकल आइडिया दिया है। मतलब साइंटिफिक टेम्पर होने के साथ साथ जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट उन्होंने होम्योपैथी को दिया है, इस वजह से वो एक पूरी सल्फर की पिक्चर बनते हैं। क्योंकि सल्फर, जैसे हम होम्योपैथी को कहते हैं आर्ट एंड साइंस है, तो सल्फर पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं उनमें आपको एक फिलोसफिकल ट्रेट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अब ये पता आगे और देखेंगे, इनका रिलीजियस अफेक्शन, इनका फिलोसफिकल मेनिया मैं आपको पढ़ाऊंगी, कि वो सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो ऐसे हैनीमैन को भी सल्फर माना जाता है, और इनकी ना ट्रिमेंडस नॉलेज होती है। इनको बहुत अच्छा लगता है अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर करना। इनके पास बहुत सारी स्टोरीज़ होती है शेयर करने की, इनके पास बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। तो लोकेसिटी रुब्रिक भी इन पे बहुत सूट करता है, बिल्कुल बढ़ता ही है सल्फर के लिए, क्योंकि इनके पास ना इतना नॉलेज है। किसी भी चीज़ पे अगर चर्चा करनी, मान लीजिए गॉसिप ही कर रहे हैं, तो गॉसिप को लेके भी ना इतना मटेरियल होता है इनके पास, इतने फैक्ट्स फिगर गॉसिप में भी इतना डाल देंगे कि इनके पास ना पूरी स्टोरी बनी होती है। और फिर ये बोलते जाएंगे विद, है ना, मतलब एकदम फायरी तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से बोल रहे होंगे, जुनूनी तरीके से। तो उस एक अच्छे स्टोरी टेलर भी ये होते हैं, ठीक है। उनके पास पूरी स्टोरी होती है जो कि ये आपको बताना चाहते होते हैं, पूरा मसाला होता है बातों का। तो बहुत लोकेशियस पर्सन भी ये होते हैं। सल्फर इज लार्जर देन लाइफ। कैसे, क्या चीज़ होती है लार्जर देन लाइफ? देखिए, ऐसा कोई काम जो कि हम बिलीव नहीं कर सकते, मतलब उस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस होगा, उसमें इतनी इंस्पिरेशन होगी कि वो ऐसे ऐसे काम कर देगा जिसकी हम सोच नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, कोई ये नहीं है कि मेरे में मुझे ये नहीं आता, या मुझ में ये कमी है, या ये वो, ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। वो बहुत वैसे काम कर देते हैं जो कोई सोच नहीं सकता। जैसे कि उनके आइडियाज़ जो होते हैं इनिशियली किसी को समझ नहीं आते, इनिशियली उनके आइडियाज़ लोगों को शेख चिल्ली के सपने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अपने आइडियाज़ को बिल्कुल अच्छे से जीते हैं और बड़े काम कर देते हैं, लार्जर देन लाइफ वो काम कर लेते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि कोई बहुत ही इलिटरेट पर्सन है जिसको बैंक से लोन चाहिए और वो कुछ अर्निंग भी नहीं है, और बैंक उससे गारंटर मांगे, और वो पर्सन बिना डरे अगर बैंक मैनेजर को ही बहुत बुरी तरह से झाड़ दे अपने कॉन्फिडेंस में, और बड़ी फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल बातें बोल दे, तो क्या पढ़ाई कहीं रोड़ा रही उसको लोन के लिए? नहीं रही ना। मतलब ऐसी कोई चीज़ जीवन में वैसे होती नहीं है कि जिसे हम कहें कि ये एक बैरियर है या ये एक ऑब्स्टिकल है, नहीं होती है लाइफ में। लेकिन वो चीज़ें ऑब्स्टिकल्स क्या होती हैं, हमारे दिमाग में होती हैं। लेकिन सल्फर के दिमाग में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होता, उसको कभी नहीं लगता कि ये उसमें कमी है। जैसे कि किसी के लिए वो कमी एजुकेशन हो सकती है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसी के लिए वो ब्यूटी हो सकती है, किसी के लिए वेल्थ हो सकती है। मतलब किसी चीज़ को वो ना ऑब्स्टिकल नहीं बनाते। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है तो वो अमीरों में उठ बैठ नहीं करेंगे, उनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आती है, वो बिल्कुल अपने आप को उसी लेवल का समझते हैं। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए एक बहुत छोटा बच्चा अगर राष्ट्रपति से सवाल पूछने लग जाए, तो दैट इज समथिंग लार्जर देन लाइफ, ठीक है। तो ये इसीलिए है क्योंकि इनकी जो स्पिरिट है ना, सल्फर की जो स्पिरिट है वो बड़ी एक्सपेंसिव मतलब कि एक्सपैंड करती है, ठीक है। और सल्फर की जो स्पिरिट है ना एग्जैजरेटेड है।
इनको ना हर चीज़ को बढ़ाना आता है, इनके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। दे आर द बॉर्न लीडर्स, ठीक है। ड्रामेटिक और लीडरशिप, पैशन, ये सब इनके जन्म से ही है इनके पास। बहुत सारे एक्टर्स को देख के हमको लगता है कि मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं वो, इतने हिलेरियस होते हैं, या उनके एक्टिंग स्किल्स जो भी है, सैड टोन में है या मतलब ह्यूमर है, वो सब कुछ इतना अच्छा करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो शायद पैदा ही उसके साथ है, एक्टिंग उनको लर्न नहीं करनी पड़ती। तो वो जो चीज़ है ना कि बचपन से मतलब पैदाइशी जो लोग एक्टर्स हैं, ड्रामा करते हैं, ठीक है, उनकी बातों में ना इतना इंटरेस्ट आता है आपको। एक तो क्या, सल्फर को बातें करना बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उसके पास गप्पे बहुत होती हैं, मतलब नॉलेज बहुत है हर फील्ड की, मतलब वैरायटी ऑफ नॉलेज मिलेगी आपको। ऐसा नहीं किसी एक ही सब्जेक्ट पे, आप वो किसी भी, अगर 5 लोग बैठे हैं उनका इंटरेस्ट अलग अलग है, तो सल्फर 5 की बातें करता रहेगा और बड़ी अच्छी महफिल जमा लेगा, बड़ा मजा आएगा लोगों को उससे बातें करने में, और वो ही हिमसेल्फ ऑल्सो रिलिशेस दैट टॉक, ठीक है। और आपके साथ भी अगर आपका पेशेंट है सल्फर, तो आपके साथ भी बड़ी अच्छी बातें कर रहा होगा और आपको बहुत ऐसा फील कराएगा एज अ जेन्युइन फ्रेंड टू यू, ठीक है। और इनका जो एग्जैजरेटेड स्पिरिट है ना, उसकी मैं एक बात और बताऊं, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बोल्ड हैं और लार्जर देन लाइफ हैं और बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि सोरिक है ट्रेड, तो फिर एक्टिव तो होंगे ही। लेकिन मान ली ये इतने स्मार्ट है ना साथ में कि दे नो हाउ टू शोकेस देयर ब्रेवरी। और अगर ये मान लीजिए कभी ऑफिस में है और ये लेट हो गया या इनका कोई लेजीनेस है, तो दे विल ऑफन जस्टिफाई देयर लेजीनेस एंड एब्डिक्शन ऑफ ड्यूटी बाय सेइंग दैट ही इज इन्वॉल्व इन सम मोर इम्पॉर्टेंट वर्क। मतलब वो अपनी लेजीनेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको मनवा देंगे कि वो उससे भी एक इम्पॉर्टेंट काम में बिजी थे। तो इनकी जो लाइफ है ना, इनका जो पूरा पैटर्न है लाइफ का, वो एक लार्जर देन लाइफ है, ठीक है। इनमें, और ये लार्जर देन लाइफ बनता कैसे है? देखिए, एक तो नॉलेज जो इन्होंने अटेन की है, एक इनका कॉन्फिडेंस, इनकी पॉजिटिव स्पिरिट, ऑप्टिमिस्टिक इनकी सोच, होपफुलनेस, ये सब इन्हें लार्जर देन लाइफ बनाते हैं। सल्फर यू कैन कॉल एज मॉडर्न ट्रेडिशनलिस्ट। जैसे कि आप आजकल का यूथ देखते हैं जो कि बहुत ही लिबरल माइंडेड है, प्रोग्रेसिव है, फ्रीडम जिसकी प्रायोरिटी है, ठीक है, इस तरह का यूथ आप देखेंगे। लेकिन साथ में वो पुरानी वैल्यूज़ को भी काफ़ी वैल्यू करते हैं, जो कि पुरानी बातों को, ऑनेस्टी को मानते हैं, जो गुड कैरेक्टर को मानते हैं, जो रिलीजियस और फिलोसफिकल टीचिंग्स में बिलीव करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं मॉडर्न ट्रेडिशनलिस्ट लोग हैं, जो कि ईजिली बेंड हो जाते हैं, ऐसे ही फैनेटिक नहीं होते हैं, ठीक है, कि बस पुराने विचारधारा अगर मान ली तो बस उसी के पीछे चलना है, हमें प्रोग्रेसिव नहीं रहना, या प्रोग्रेसिव है, लिबरल है तो पुराना नहीं मानना, इस तरह का इनका विचार नहीं रहता है, इजीली बेंड हो जाते हैं। ये दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं। लार्जर देन लाइफ समझ में आ गया आपको, फायर समझ में आ गया सल्फर का, तो आपको ये समझ में आ गया कि उनके अंदर एक अलग ही वार्मथ है चीज़ों को लेके। दे आर वेरी ब्राइट पीपल, दे आर वेरी इंस्पायर्ड, दे आर इम्प्रैक्टिकल ड्रीमर्स। अब इम्प्रैक्टिकल ड्रीमर्स क्या हुआ, जो कि मैंने पहले भी समझाया, ये वो विजन रखते हैं जो कि आगे का होता है, मतलब आगे की बात ये कह रहे होते हैं। जैसे कि आइंस्टाइन जो थे, जब वो बात कर रहे थे उस टाइम पे किसी को भी उनको पे विश्वास नहीं होता था, सब सोचते थे कि इनका आईक्यू लेवल कम है, इनमें दिमाग नहीं है, वो स्कूल से भी उनको ड्रॉप आउट करा दिया गया था। या बहुत वैसे एक्टर्स जिनमें कोई विश्वास नहीं रखता होता है पहले कि ये कुछ कर पाएगा क्या, लेकिन उनको खुद पे बहुत भरोसा होता है, ठीक है, खुद पे पूरा भरोसा होता है, वो अपने ड्रीम्स पे पूरा भरोसा रखते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ऐसा कुछ अचीव करते हैं जिसको कभी दुनिया मानती होती है कि ऐसा संभव नहीं है। तो इस चीज़ को बोलेंगे सल्फर एक इम्प्रैक्टिकल ड्रीमर्स होते हैं, ठीक है। टेक्स एवरी वर्क एज अ मिशन, पूरी तरह से जुनूनी आदमी, सनकी आदमी जो अपना सब कुछ झोंक दे, विश्वास नहीं होना जिस चीज़ पे लोगों को, उसके लिए भी लड़े। तो वो लोग जो हर चीज़ को मिशन की तरह लेते हैं। बहुत सारे आप रिवोल्यूशनरीज देखेंगे पहले के, आप अमेरिकन रिवोल्यूशन में, रशियन रिवोल्यूशन में, अल्बर्ट आइंस्टाइन में बता चुकी हूँ पहले, अब्राहम लिंकन को देखिए। ये सब जो जुनूनी लोग थे जिन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी लोगों को बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं लगता था, ठीक है। तो हर चीज़ को ये बहुत मिशन की तरह, जुनून की तरह लेते हैं। और इनमें ना एक बहुत ज़्यादा इनका जो बोलने का, आपको बताऊँ, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, ये बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं।
क्यों होते हैं? देखिए, आपको किसी को टीच करना है या आपको कुछ बोलना है, तो उसके पहले सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट की ना बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी, तब आप बता सकते हैं, ठीक है। वरना तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो आता है ना बेटा, वो आता है नॉलेज से। पहले आप में बहुत ज़्यादा जब इमेंस नॉलेज होती है किसी चीज़ की, तब आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो वो कॉन्फिडेंस आता नहीं है, ठीक है। तो बहुत स्पिरिचुअल लीडर्स जो आज के हैं, या बहुत टीचर्स जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब ये चीज़ आती कैसे है? देखिए, एक तरह के लोग होते हैं जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन बनते हैं, ठीक है। उनको सब चीज़ में वो लाइफ के हर एस्पेक्ट को ग्रो करते हैं। एवरेज पीपल हर चीज़ ग्रो करते हैं, वो हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, हर सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। लाइफ के और भी सब्जेक्ट हैं, सब चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं और वो अपने एवरेज लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छा जी रहे हैं। मतलब वैसे अगर देखा जाए तो लाइफ में सक्सेसफुल इन्हीं लोगों को माना जाता है जो सब चीज़ें कर रहे हैं। सल्फर कैसा बंदा है? सल्फर जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको कौन मान रहा था पहले? वो तो स्कूल से ड्रॉप आउट था, उसकी कोई लाइफ नहीं थी वैसे देखा जाए तो, ठीक है। किसी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया। सल्फर का क्या काम है? सल्फर क्या करता है? जिस भी चीज़ में सिर्फ उसको इंटरेस्ट है, उसमें वो 200%, 500% देता है, लेकिन बाकी एरियाज ऑफ लाइफ को ना वो इग्नोर करता है। जैसे कि सल्फर के जो पेशेंट्स हैं, वो सारे दिन बैठ के, घंटों बैठ के, महीनों बैठ के अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट की किताबें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप उनका घर देखेंगे, इट इज़ सच अ मैस। उनका रूम, इट इज़ सच अ मैस। उनके लुक्स देखेंगे, इतने डर्टी, पता नहीं कब से नहाए नहीं हैं, इस तरह के लोग। अब जो इस तरह के लुक्स के साथ आपके पास आएगा, जिसका सब कुछ इतना अनऑर्गेनाइज्ड, अनटाइडी होगा, जिसमें से बहुत स्मेल आ रही होगी, ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी जनरली एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसके अलावा भी उन्होंने, हो सकता है कि लाइफ के और एस्पेक्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हो, तो सोसाइटी जनरली ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है। ये लोगों को तभी एक्सेप्ट किया जाता है जब ये अपने जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट में इन्होंने बहुत महारत हासिल की, उसमें कुछ जब तक बड़ा नहीं कर लेते ना, तब तक इनको बड़ा वो सहन करना पड़ता है सोसाइटी का। सोसाइटी पसंद नहीं कर रही होती है, लोग ताने मार रहे होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो इनको चीज़ इंस्पायर करती है, उसमें बहुत लगे रहते हैं, जबकि लाइफ के फिजिकल और इमोशनल रियलिटीज़ को अक्सर ये नेगलेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे कि कोई हस्बैंड है, ठीक है, वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा एंग्रॉस रहता है, बहुत ज़्यादा एंग्रॉस रहता है, और वाइफ का बर्थडे भूल जाता है, ठीक है। तो इमोशनल रियलिटी ऑफ लाइफ ही इज़ फॉरगेटिंग, राइट। सिमिलरली, जैसे कि बच्चों को घर में प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, गेम्स खिलाने ले जाऊंगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वो काम की वजह से इनको भूल जाता है, क्योंकि वो कर रहा है जो उसे इंस्पायर करता है, बाकी रियलिटीज़ को वो नेग्लेक्ट करता जाता है। और धीरे धीरे वो हर बार ये कहता है अगली बार याद रखूंगा, अगली बार तुमको ऐसे, अगली बार, लेकिन धीरे धीरे फैमिली को भी समझ में आ जाता है कि ये इसी तरीके के हैं। फैमिली फिर अपने हिसाब से वो करने लगती है। तो इस तरीके के लोग जो अपनी इंस्पिरेशन में, अपने ड्रीम में बाकी चीज़ों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में लगे रहते हैं, वो लोग सल्फर होते हैं। देखिए, अब क्या होता है, इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्यूमुलेट करेंगे या बहुत बिजनेस अपना बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली इनको कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी। तो हो सकता है कि ये फिर धीरे धीरे प्राउड आ जाए इनमें, टेंडेंसी टू बोस्ट आ जाए इनमें, ठीक है। चाउनिज्म इज ऑल्सो देयर विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोगेंस, ठीक है। और इनका जो माइंडसेट होता है, ठीक है, वो ये होता है टेंडेंसी टू टेक वुमेन एज ग्रांटेड। हॉटी होते हैं ये औरतों के साथ में, इनका एक पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड रहता है, उसमें फ़ायदा और नुकसान समझिए। पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड अगर रहेगा तो उनको लगता है कि दे हैव टू प्रोटेक्ट द विमेन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देम फॉर देयर लुक्स एंड दे आर द ब्रेड विनर्स, ठीक है। जबकि घर के सारे काम फीमेल को ही करना है, इनको इस तरह से लगता है। और घर के कामों में बहुत लेजी रहते हैं, लेकिन बाहर जो इनको कमाने का काम है, बिजनेस का काम है, जो कि इनकी मेंटालिटी है पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, उसमें ये बहुत एक्सीलेंट होते हैं। औरतों के लिए इनको लगता है कि दे आर सपोज टू डू हाउस होल्ड वर्क, दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ द किड्स। इस तरह का जो पैटर्नलिस्टिक माइंडसेट है, इसको फिर आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं कि ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट के काम को अपना 500% देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में इनका इतना एसोसिएशन नहीं रहता, इतना ज़्यादा ये ध्यान नहीं दे पाते। बर्थडे याद नहीं रखा या अपने प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रोमांटिक नहीं होते।
दे आर वेरी रोमांटिक एंड सेंटिमेंटल, क्योंकि इनको क्या जीवन एक बिग रोमांस की तरह लगता है। इनको लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ वंडर एंड एक्साइटमेंट विथ लव। वो बहुत डीपली अपने हार्ट में लव को फील करते हैं। और क्या है, ये जो पैदा होता है ना, ये अपने दिमाग में ही एक नोबेलिटी अथॉरिटी लेके पैदा होते हैं। खुद को ये किंग मानते हैं, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो ये अपने जो वाइफ है उसको क्वीन मानते हैं, क्वीन की तरह रखते हैं। इनका बहुत प्रोटेक्टिव एटीट्यूड होता है अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए। दे आर वेरी लविंग हस्बैंड एंड फादर। तो फिर जो ये याद नहीं रख पाते उसका कारण ये है कि दे आर इनडिफरेंट टू द एक्सटर्नल थिंग्स एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मतलब ये बस ये जो है ना, बर्थडेज याद रखना या प्रोमिसेस फुलफिल करना, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इनडिफरेंट है। बाकी इनको जो फीलिंग्स वाली बात है ना, फीलिंग्स ये बहुत अच्छे से फील करते हैं। ये पोएटिक होते हैं अपने पार्टनर के लिए। एंड देयर हार्ट इज़ ईजिली अपलिफ्टेड बाय ब्यूटी एंड ह्यूमन लव। यही भावनाओं को लेके अब आपको समझ में आ गई रोमांटिसिज्म, सेंटिमेंटलनेस। इसी तरीके के इनकी स्पिरिचुअलिटी होती है, रिलीजियसनेस होती है, जिसमें भी ये इनडिफरेंस में रहेंगे एक्सटर्नल मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए। लेकिन ये फिर भी उस रिलीजियसनेस को ना बहुत फील करते हैं, दिल से महसूस करते हैं। हो सकता है कि ये रोज़ वर्शिप करने ना जाएं, लेकिन फिर भी ये भगवान को ना, एक भगवान के साथ एक अलग बॉन्ड महसूस करते हैं। इनको लगता है कि ये दे कैन टॉक विद गॉड और गॉड इज़ देयर फ्रेंड। इस तरह की बातें करने वाले लोग जो बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं गॉड के साथ में, सिमिलर कनेक्शन ये अपने पार्टनर के साथ फील करते हैं। हाँ, लेकिन ये एक्सटर्नल थिंग्स को लेके, जैसे पार्टनर का बर्थडे याद नहीं किया, जरूरी नहीं है कि रोज वर्शिप करने जा रहे हैं, लेकिन इनमें फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इन सभी चीज़ों को लेकर। अब ये जो इनका इंडिफरेंस है टू द एक्सटर्नल थिंग्स और मटेरियल थिंग्स, यही कारण बनता है इनके अनटाइडीनेस और डर्टीनेस का। इनका डर्टीनेस का लेवल भी बड़ा अलग है। मतलब गंदगी की प्रकाष्ठ का पसंद करते हैं ये, और ये पसंद करते हैं उसको। रैग्ड फिलोसफर बनना ये पसंद करते हैं। रैग्ड फिलोसफर मतलब फटे पुराने गंदे मैले कुचले कपड़े पहनना पसंद करते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनका क्या ध्यान ही नहीं हो उसको ये इंजॉय करने लगते हैं, है ना। ये फिल्दीनेस को इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ध्यान एक्सटर्नल थिंग्स की तरफ नहीं है। छोटा बच्चा होगा बहुत ज़्यादा, वो पॉटी में पड़ा रहेगा, इंजॉय करेगा, खेलता रहेगा। पेरेंट्स आके कहेंगे ये इतना गंदा है, ये पॉटी में खेलता रहता है छोटा बच्चा, ठीक है। या नेज़ल डिस्चार्ज आ रहा है, बच्चा कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, अपने काम में लगा हुआ है, खेल रहा है, जो भी है। जबकि आर्सेनिक का अगर बच्चा होगा तो ही विल बी वेरी मच कंसर्न अबाउट ऑल दिस। तो बिकॉज दे आर इनडिफरेंट टू द एक्सटर्नल मटेरियल थिंग्स, दिस इज द रीज़न बिहाइंड देयर अनटाइडीनेस, देयर फिल्दीनेस, है ना। समझ में आया आप लोगों को? होपफुली यू गेट इट। नाउ कुछ डिल्यूजन्स जो सल्फर में होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, विजन हैज़ ब्यूटीफुल। उसको लगता है उसकी जो विजन है वो बहुत ब्यूटीफुल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो ब्यूटीफुल चीज़ों को ही देख रहा है, वो अब इतना इमेजिनेटिव है कि उसको अपने आसपास का मैस जो क्रिएट है, जो गंदगी है, जो कचरा है, कबाड़ा है, वो सब उसको ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अ डिल्यूशन, इट इज़ नॉट रियलिटी, इट इज़ वॉट ही फील्स लाइक। सल्फर जब आप कह रहे हो कि शिट में भी इंजॉय कर लेता है, सल्फर जो है ही शिट एंड स्मेल हिज शिट, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हाउ इमेजिनेटिव ही इज रिगार्डिंग द rags and dirtiness. He visions that too as beauty. Next delusion is delusion body, his body parts is black. Delusion imagination ciphers. Ciphers क्या होते हैं? Ciphers मतलब वो कहीं पे भी इमेजिन करता रहेगा कि ये एक पजल है, ये एक कोई कोई रिलेशन है इन चीज़ों का, कुछ भी वो इमेजिन करता रहेगा कि ये ना एलियंस ने मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की। कुछ भी चीज़ उसको मिलेगी ना तो उसको ऐसे लगेगा ये एक पजल है जो कि वो सॉल्व करने बैठ जाएगा। वो फिर दूसरी दुनिया में चला जाएगा कि ये मेरे को एलियंस ने भेजा है, ये ऐसे है। तो हर चीज़ उसके आसपास की ना उसको एक पजल लगती है और जिसको वो अपने ही तरीके से अपने ही दिमाग में डिकोड करता रहता है। तो देयर आर लॉट ऑफ डिल्यूजन्स इन सल्फर। आगे और देखते हैं। अभी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सल्फर इमेजिन हिमसेल्फ एज अ किंग, ही इमेजिन हिमसेल्फ एज अ ग्रेट मैन, दो ही इज इग्नोरेंट, बट ही इमेजिन हिमसेल्फ एज अ किंग।
तो जब किंग का जो ईगो होगा वो उसी लेवल का होगा। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि रैग्स पहन के भी ये ऐसी इमेजिनेशन में रहता है कि इसके सर पे क्राउन है, ठीक है। तो जब इतना किंग बना हुआ है तो उसका ईगो उतना ही हाई होगा। तो इसके एलिमेंट डेवलप होते हैं ईगोटिज्म से, एम्बेरसमेंट से, या फिर स्कॉन और बीइंग स्कॉन्ड। स्कॉन का मतलब क्या होता है, किसी ने इसका अनादर कर दिया, इसकी अवज्ञा कर दी, मतलब कि उसकी बात नहीं मानी। नाउ ड्रीम्स, सबने एलन में पढ़ा होगा हैप्पी ड्रीम्स वेक अप सिंगिंग, ठीक है, सबने पढ़ा है ये। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ ड्रीम्स इन सल्फर। सबसे ज़्यादा तो देखो उसको बहुत अच्छे वाले सपने आते हैं, हैप्पी ड्रीम्स आते हैं, बड़ा खुश वो उठता है। ड्रीम्स कॉमिकल ऑल्सो, मतलब उसके ना सपने में कॉमेडी चल रही होती है, इतना मज़ा आ रहा होता है ना उसको, सपने में इतनी कॉमेडी चल रही होती है कि वो बच्चे बड़े लेटे लेटे हंसते होते हैं, सोते हुए हंसते हुए हैं। तो फिर उन बच्चों को आप सल्फर दे दीजिए, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पोलैरिटी भी है सल्फर में। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ड्रीम्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मिसफॉर्चून भी है। ड्रीम्स बिटन बाय अ डॉग भी आता है सल्फर में। ड्रीम्स परस्यूड बाय अ वाइल्ड एनिमल, मतलब वो बताएगा कि ऐसे सपने आते हैं कि मुझे कोई बड़ा सा जानवर मेरा पीछा कर रहा है, फिर फाइनली मैं बच गया उससे सपने में ना। तो देयर आर लॉट ऑफ ड्रीम्स एंड देयर इज पोलैरिटी ऑफ ड्रीम्स ऑल्सो। सल्फर का पेशेंट ना, जैसे बहुत हमने पढ़ लिया, डर्टी है, रैग्ड है। लेकिन एक चीज़ और है जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं सल्फर के बारे में, कि सल्फर जो है स्टूप शोल्डर्ड होता है, मतलब उसके कंधे ना झुके हुए मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे, है ना, चाहे वो यंग हो, टीनेजर हो, अडल्ट हो, स्टूप शोल्डर्ड मिलते हैं बिकॉज द पर्सनैलिटी ऑफ शोल्डर इज़ ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो फैमिली का बहुत ध्यान करता है, घर के लोगों का बहुत ध्यान रखता है, तो वो क्या जिम्मेदारी लेने वाला आदमी होता है। तो फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिम्मेदारियों से जिसके कंधे झुके हुए हों वो सल्फर है, ठीक है। दैट इज़ द कॉज बिहाइंड द स्टूप शोल्डर्डनेस। और यू कैन से कि ऐसा एक तरीका है जिससे आप ये याद रख सकते हैं कि सल्फर इज़ अ स्टूप शोल्डर्ड पेशेंट। बाकी और फिजिकल सिम्टम्स में आपको याद रखना है कि जैसे चेहरा जो होगा सल्फर का कुछ एक रेडिश ह्यू लिए हुए होगा, साथ में जितने भी इसके ऑरिफिसेस हैं वो रेडनेस लिए हुए होंगे, साथ में बर्निंग इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर सल्फर, ठीक है। इसके हिस्ट्री रही होगी कोई स्किन डिजीज़ की, इरप्शंस की, ठीक है। और साथ में इसको स्किन कंप्लेन है, खुजली है, इचिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो साथ में इसको बर्निंग भी है, वो आपको याद रखना है। इचिंग है, बर्निंग है, साथ में सल्फर ट्रायो में आती है फॉर द क्लाइमेट्रिक डिजीज़ के लिए, डिजीज़ एट क्लाइमेट्रिक के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर टुडेज वीडियो, जिसमें कि मैंने कोशिश की है आपको मटीरिया मेडिका और रेपर्टरी रुब्रिक्स अच्छे से समझाने की सल्फ़र को लेके। हालांकि सल्फ़र इतनी बड़ी रेमेडी है, इतनी बड़ी पॉलीक्रेस्ट है, उसके इतने लेयर्स हैं और अपनी इतनी डीपर लेयर्स के साथ में वो बहुत डीप पैथोलॉजी को भी ठीक करती है। श्योर आप सबने सल्फ़र से बहुत सारे केसेस ठीक किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, क्योंकि सल्फर ना बहुत ज़्यादा डिटेल मेडिसिन है। आई एम श्योर अगर आपने वीडियो चीज़ देखी है तो आपके क्वेश्चंस ज़रूर होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। सो ऑल द बेस्ट।